हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज आइसोटोप, आइसोटोप की डिफिनीशन क्या है, स्टेबल आइसोटोप क्या होते हैं, अनस्टेबल आइसोटोप क्या होते हैं और इनका यूज हम किस लिए करते हैं। तो हमने बताया था कि स्टेबल आइसोटोप पेलियो क्लाइमेट की स्टडी में यूज होते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन आइसोटोप का डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी को देखेंगे कि ऑक्सीजन आइसोटोप कैसे पेलियो क्लाइमेट स्टडी में यूज किया जाता है, और ये भी देखेंगे कि हाउ टू फ्रैक्सीनेट दिस ऑक्सीजन आइसोटोप इन इन्वायरमेंटल रिजर्वायर, ओशियन और आइस। राइट, तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जानना चाहिए, बेसिक चीज ऑक्सीजन आइसोटोप फ्रैक्सीनेशन में। तो सबसे पहले देखिए, ऑक्सीजन हमने उस दिन भी बताया था कि O16 ओ मेन ये दो होते हैं, O17 को नहीं कंसीडर करते हैं। तो O16 O18 की अबंडेंस ये 99.8% O16 ज्यादा होता है, O18 कम होता है 0.2%। तो ये हमें बेसिक चीज पता है। राइट, तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं O18 अपान O16 जो हम पेलियो क्लाइमेट में स्टडी करते हैं, और इसके लिए डेल्टा O18 निकालते थे रेशियो का स्टैंडर्ड में, और सैंपल फिर उस फार्मूले में यूज करके डेल्टा O18 निकाल के फिर हम उसको पेलियो क्लाइमेट में स्टडी में यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्सीनेट होता है, फिर उसका कैसे यूज होता है पेलियो क्लाइमेट स्टडी में। राइट, तो दो तीन पॉइंट हम बेसिक समझ लें। देखो, लाइटर आइसोटोप की क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, किसी भी इन्वायरमेंट बहुत क्विकली रिमूव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइटर आइसोटोप अगर इवापोरेशन होगा तो मोर प्रिफर करेगा, उसमें लाइटर वाटर वेपर में लाइटर आइसोटोप ज्यादा होगा। राइट, इवापोरेशन के दौरान लाइटर आइसोटोप यानी O16 ज्यादा रिमूव होता है। रिवर्सली डेल्टा जो O18 है वो प्रेसिपिटेशन में होता है। जब प्रेसिपिटेशन होगा तो हैवियर पहले प्रेसिपिटेट होगा। सपोज कोई वाटर वेपर है, वो कंडेंस होगी, जब उससे रेनफॉल होगी तो जो रेनफॉल में वाटर जो होगा वो उस वाटर वेपर से उस वाटर में डेल्टा O18 की वैल्यू ज्यादा होगी। राइट, अब किसी ओशियन का वाटर अगर इवेपोरेट हुआ तो जो वाटर वेपर होगी इवेपोरेशन से उसमें O16 ज्यादा होगा देन ओशियन वाटर से। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में बना लीजिए। राइट, अब देखिए, अब वाटर वेपर अगर कंडेंस्ड हो गई तो वाटर रेनफॉल जो होगी उससे उसमें डेल्टा O18 ज्यादा होगा, तो जो पहले वाटर वेपर थी उससे O18 थोड़ा फ्रैक्सीनेट हो गया, तो वो और डेल्टा O18 डिप्लीटेड हो जाएगी, जो वाटर वेपर बचेगी दैट इज O16 इनरिच्ड हो जाएगी, जो वाटर वेपर बचेगी। राइट, तो ये बेसिक पॉइंट कुछ हम समझ गए। अभी देखिए, इन्हीं का यूज करते हुए हम समझेंगे। तो बेसिक एक चीज और समझ लीजिए कि हमारा जो डेल्टा O18 की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि आइस, रिवर और ओशियन में क्या होता है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम एक एवरेज बता रहे हैं। आइस में -5 पार्ट पर मिल टू -20 पार्ट पर मिल, रिवर में -15 पार्ट पर मिल, ओशियन में -1 टू 0 पार्ट पर मिल। राइट, ये भी वेरी करता है, पैसिफिक ओशियन में अलग होगा, अटलांटिक में अलग होगा और इंडियन ओशियन में अलग होगा। तो अब देखिए, आइस में भी -20 से -35 तक भी चला जाता है। राइट, तो ये एक हमने एक एवरेज बताई, ना कि कोल्ड या वार्म क्लाइमेट की। वो फिर वेरी कब करेगा, जब कोल्ड क्लाइमेट में घट जाएगा, क्या घट जाएगा, O18, वार्म क्लाइमेट में O18 बढ़ जाएगा आइस में। राइट, तो ये एक हम दोनों के एवरेज बताए हैं। बाकी ग्लेशियर इंटर ग्लेशियर पीरियड में इनमें दोनों में फ्लक्चुएशन होता है, वही तो फ्रैक्सीनेट होके इसका कुछ इसमें आ जाता है, इसका कुछ इसमें चला जाता है। तो यही मेन चीज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया हमें पता हो गया। तो अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन आइसोटोप फ्रैक्सीनेशन कैसे होता है। तो ये देखिए, एक सिंपल सा डायग्राम हमने ओशियन, रिवर और आइस का दिखाया है। एक कॉन्टिनेंट पे, लैंड पे ओशियन, रिवर और आइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, और उसमें हमने सबकी वैल्यू बताई है, कहाँ पे किस में कितनी वैल्यू होती है डेल्टा O18 की। राइट, तो अभी देखिए, डीप ओशियन में 3 to 4 पार्ट पर मिल, 0 to -2 पार्ट पर मिल, ये सरफेस ओशियन में मिलता है। आइस में -20 से -25, रिवर में -15 पार्ट पर मिल, पार्ट पर मिल। राइट,
यहाँ पे लिख दो वैल्यू ऑफ डेल्टा O18 राइट इन पार्ट पर मिल राइट। तो ये दिखा रहा है। अभी देखिए हम ये देखेंगे कि हमने देखा था कि ओशियन में, सरफेस ओशियन में कम है, डीप ओशियन में ज़्यादा है, रिवर में कम है, आइस में ज़्यादा। तो ये क्यों ऐसा है, इसको हम देखेंगे। फ्रैक्शनेशन के कारण होता है। देखिए यहाँ से अगर इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ सिंपल सा, तो जब यहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट होगा ऐसे राइट, ये इवेपोरेशन जब स्टार्ट होगा तो इवेपोरेशन हमने बताया था कि O16 ज़्यादा जाएगा, तो इसमें O16 जाएगा। तो जो वाटर वेपर बनेगी, वाटर वेपर वो किस में इनरिच्ड होगी, O16 में। उस टाइम ओशियन क्या हो जाएगा, और डेल्टा O18 में इनरिच हो जाएगा, वो वाटर वेपर O16 में। तो ये अब क्या है, यहाँ पे क्लाउड बनाएगी राइट। अब जब क्लाउड बनाएंगे ये भी O16 में इनरिच्ड होंगे। अब इनसे जो रेनफॉल होगी इसमें, अब मोस्टली इसमें O16 ज़्यादा है तो रेनफॉल में O16 रहेगा। बट जो ये वाटर होगा रेनफॉल का, ये इसकी कंपेयर इसमें डेल्टा O18 ज़्यादा होगा, क्योंकि हैवियर पहले प्रेसिपिटेट होता है। अब देखो इसमें थोड़ा बहुत जो O18 था वो प्रेसिपिटेशन में सबसे पहले O18 आया, तो जो ये वाटर वेपर बची क्लाउड के फॉर्म में या वाटर वेपर, इसमें और O16 इनरिच हो जाएगा, O18 डिप्लीटेड होती जाएगी, क्योंकि O18 रेनफॉल के थ्रू आ गया। बट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी O16 ही ज़्यादा रहता है वाटर वेपर में। तो अभी रिवर में इसीलिए -15 है रिवर का डेल्टा O18 की वैल्यू। आइस की ज़्यादा क्यों है, अब ये जो मोर डिप्लीटेड इन डेल्टा O18 ऑफ दिस वाटर वेपर बिकम precipitate toward the high latitude or polar region, polar और high altitude राइट। तो वहां पे क्या होगा, ये जब ये इसमें O16 सबसे ज्यादा है, O18 है ही नहीं, तो ये जब प्रेसिपिटेट, तो आइस जो बनेगी वो सबसे ज्यादा O16 की वैल्यू रखेगी। ठीक, तो हमने सिंपल समझ लिया कि इवेपोरेशन होगा उसमें ज़्यादा O16 रहेगा, बहुत थोड़ा बहुत O18 भले ही हो। अब जब वो क्लाउड बनाएगा, जो रेनफॉल होगी, तो उसमें O18 आएगा सबसे पहले, तो वो जो वाटर वेपर जो रिमेनिंग बचेगी वो और इनरिच हो जाएगी O16। अब वो वाटर वेपर जब आइस बनेगी पोलर रीजन में जाके, हाई लैटिट्यूड में जाके, तो इसीलिए हाई लैटिट्यूड हाई एल्टीट्यूड पे जो आइस है उसमें O16 की वैल्यू ज़्यादा है, O18 की वैल्यू मच डिप्लीटेड है। देखो O18 की वैल्यू बहुत कम है, O16 ज़्यादा है, माइनस वैल्यू ज़्यादा यानी कम है। अब देखो, तो ये हमने दिखा दिया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है रिवर और इस सब में। अभी हम एक टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये क्यों ऐसा बताया गया है। रेले फ्रैक्शनेशन, तो अब रेले फ्रैक्शनेशन में अभी हम देखेंगे कि सपोज दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 90 डिग्री, ऐसे है। तो अभी हम देखेंगे रिले फ्रैक्शनेशन। तो रिले ने कैसे बताया था कि कैसे ऑक्सीजन आइसोटोप फ्रैक्शनेट होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। दिस इज इक्वेटर और ये पोल है। तो उन्होंने सिंपल बताया था कि जो इक्वेटर पे ओशियन, दिस इज ओशियन, तो उन्होंने बताया था कि ओशियन से जब वाटर वेपर इवेपोरेट होगी, वाटर
ओशियन से जब इवेपोरेशन स्टार्ट होगा तो जो वाटर वेपर बनेगी वो 16 ज़्यादा होगा उसमें। अब वो क्या करेगी, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, या तो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। अब देखो जब पोल की तरफ स्टार्ट करेगी मूव करना तो हमें पता है कि पोल की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे पोलर रीजन में जाएंगे, राइट। तो अब 15 डिग्री पे -2 पार्ट पर मिल, 25 डिग्री पे -5 पार्ट पर मिल, 60 डिग्री पे -15 पार्ट पर मिल और पोलर रीजन में -30 पार्ट पर मिल लगभग रहता है। तो रिले ने यही बताया था कि जब ओशियन वाटर से, इक्वेटर ओशियन से वाटर इवेपोरेट होता है तो वो पोल की तरफ मूव करता है। पोल की तरफ जब मूव करेगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बीच यहाँ पे रेनफॉल होगी, तो रेनफॉल में O18 उस वाटर वेपर से और डिप्लीट होता जाएगा। हमें अभी रिवर के केस में बताया था। तो वो वाटर वेपर जब पोल की तरफ मूव करेगी तो और O16 इनरिच हो जाएगी। तो पोल की तरफ जैसे जैसे जो आइस बनती जाएगी वो O16 इनरिच हो जाएगी। तो ये रिले ने बताया था कि कैसे ओशियन का वाटर सरफेस से जब पोल की तरफ जाता है इवापोरेट होके तो कैसे उसमें से O18 की वैल्यू डिप्लीट होती जाती है और O16 इनरिच होती जाती है। इसका ये मीनिंग यही दिखा रहा है कि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं O16 की वैल्यू इनरिच हो जाती है और O18 की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ ये ज़्यादा है, ये है और डिक्रीज हो रही। तो ये दिस इज रिले फ्रैक्शनेशन। ओके, अभी हम देखेंगे कि कैसे ग्लेशियर और इंटर ग्लेशियल टाइम में वाटर वेपर इवेपोरेट होता है। वेरी ब्रीफ में देखेंगे ग्लेशियल इंटर ग्लेशियल। तो देखिए दिस इज कोल्ड पीरियड। तो कोल्ड टाइम पीरियड में क्या होगा, यहां से ये इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इवेपोरेशन जब स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, O16 इवापोरेट होगा क्योंकि कोल्ड में एनर्जी कम होगी। जब कम एनर्जी होगी तो हाईवियर को वो नहीं ले जा पाएगा, तो ओनली O16 फ्रैक्शनेट होगा और इसमें O18 की वैल्यू ओशियन में रिमेनिंग रह जाएगी। तो जैसे जैसे O16 इससे फ्रैक्शनेट होता जाएगा O18 की वैल्यू ओशियन में बढ़ती जाएगी। अब ये O16 यहाँ वाटर वेपर के फॉर्म में जैसे जैसे क्लाउड बनाएगा और ये फिर तो ये इवेपोरेशन होगा, O16 इनरिच होता जाएगा इसमें और ये क्लाउड बनेंगे वाटर वेपर, फिर ये यहाँ पे प्रिसिपिटेट होगा। तो ये जो आइस बनेगी इसमें आप क्या देख रहे हैं कि O16 की वैल्यू इनरिच हो गई। तो ये कोल्ड क्लाइमेट में हम क्या देख रहे हैं कि O16 की वैल्यू आइस में ज़्यादा है, ओशियन में O18 ज़्यादा है, राइट। तो कोल्ड क्लाइमेट में जो डेल्टा O18 की वैल्यू ओशियन में डिप्लीटेड है, लो डेल्टा O18 वैल्यू मिलती है और डेल्टा O18 की वैल्यू ओशियन में ज़्यादा मिलती है। अब हम देखेंगे इसी का रिवर्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो कोल्ड टाइम पीरियड में ये फ्रैक्शनेशन मोर प्रोमिनेंट होता है। तो देखिए कोल्ड क्लाइमेट में जो फ्रैक्शनेशन है ये बहुत मच डिफरेंस दिखाता है। जो आइस डेल्टा O18 के वैल्यू में जो ग्रेडियंट होता है ओशियन टू आइस ये मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट में। अभी देखेंगे हम वार्म क्लाइमेट, जब वार्म हो, टेम्परेचर वार्म हो। अब क्या होगा, यहाँ देखिए अब जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, O16 भी जा रहा होगा, कुछ O18 भी जाएगा क्योंकि अब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जाहिर सी बात। तो अब ये जब जाएगा तो यहाँ वाटर वेपर होगी, क्लाउड बनेंगे और फिर यहाँ आइस बनेगी। अब देखो इस टाइम पे यहाँ पर कुछ रेनफॉल होगी, डेल्टा O18 प्रिसिपिटेट होगा। तो ये जो अब जाहिर सी बात पहले की अपेक्षा जब अब जो वाटर वेपर बन रही है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो कुछ डेल्टा O18 भी इवापोरेट हो गया।
तो अब जो ये पोलर रीजन में आइस बनाएगा जाएगा, इवन तो थोड़ी बहुत डेल्टा और टीन प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बट पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा इसमें डेल्टा और टीन है। तो जब ये आइस बनाएगा, और आइस में हमें पता है यहाँ पे डेल्टा और टीन पहले प्रेसिपिटेट होगा, हैवियर है, तो यहाँ पे O18 की वैल्यू आइस में पहले की अपेक्षा ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा हो जाएगी, यानी इंक्रीज डेल्टा O18 देन नॉर्मल वार्म क्लाइमेट में, राइट। अभी अगर हम सिंपल देखें तो जब ज़्यादा वार्म टेम्परेचर होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो O16 ज़्यादा जाना चाहिए, ओशियन में O18 बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। रीज़न इसका मेन यही है कि डेल्टा O18 की वैल्यू ओशियन में टेम्परेचर के साथ साथ आइस के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। तो जब वार्म होगा पीरियड, तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आइस मेल्ट करेगी। तो ये जब आइस मेल्ट करेगी, तो अब मेल्ट करेगी आइस, तो मेल्ट करने पे आइस में ज़्यादा O16 ही है, तो ये आएगा इसमें। और जब यहाँ पे रेनफॉल होगी रिवर का वाटर, तो उसमें भी हमें देखा था -50 पार्ट पर मिनट, वो भी निगेटिव ही है, तो वो भी इसमें आता जाएगा। तो O18 की वैल्यू नहीं बढ़ने पाएगी वार्म क्लाइमेट। तो सिंपल हम ये देख रहे हैं कि वार्म क्लाइमेट में इवेपोरेशन इवन तो ज़्यादा हो रहा है, बट आइस मेल्टिंग रेनफॉल की वजह से, रिवर का इनपुट की वजह से O18 की वैल्यू नहीं बढ़ती है वार्म क्लाइमेट में। कोल्ड क्लाइमेट में यही बढ़ जाती है। ठीक, तो हमने ये बेसिक समझ लिया। अभी जियोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, पेलियो क्लाइमेट में 2 पीरियड होते हैं, ग्लेशियल, एक इंटरग्लेशियल। तो जो कोल्ड पीरियड होता है उसको हम ग्लेशियल मानते हैं, और ये वार्म पीरियड। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दिस ऑक्सीजन आइसोटोप की यूज करके, राइट। तो इसका हम यूज किस में देखते हैं, फोरामिनिफेरा, कैल्शियम कार्बोनेट में डेल्टा O18 की वैल्यू देखते हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि डेल्टा O18 की वैल्यू, डेल्टा O18 ऑफ COC3 डिपेंड्स ऑन, पहली चीज डेल्टा O18 वैल्यू ऑफ सी वाटर, दूसरी चीज ये इवापोरेशन या प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगी, राइट। तीसरा यानी टेम्परेचर, तीसरा लैटिट्यूड या अल्टीट्यूड, चौथा फ्रेश वाटर इनपुट, राइट। कितना फ्रेश वाटर इनपुट हो रहा है, कि डिस्टेंस, नंबर 5 डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट। तो अभी हमने देखा डेल्टा O18 ऑफ CaCO3 डिपेंड्स अपॉन डेल्टा O18 वैल्यू ऑफ सी वाटर, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, फ्रेश वाटर इनपुट एंड डिस्टेंस फ्रॉम कोस्ट। कोस्ट से कितना डिस्टेंस है ये भी डिपेंड करेगा। फ्रेश वाटर अगर ज़्यादा है तो डेल्टा O18 की वैल्यू घट जाएगी। लैटिट्यूड वाइज भी वेरी करता है, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड करता है। तो अभी हम देखेंगे इससे हम ग्लेशियल, इंटरग्लेशियल टाइम पीरियड कैसे पता करते हैं। देखिए, हमें पता है कुछ थंब रूल हम पता होना चाहिए। रूल्स ऑफ थंब वैल्यू, ये पता होना चाहिए। आइस वॉल्यूम इफेक्ट, तो हमें पता है कि अगर 1 पार्ट पर मिल डेल्टा O18 है, ये 100 मीटर सी लेवल,
राइट। नंबर 2 टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट का मतलब कि 1 डिग्री पार्ट पर मिल अगर, तो डेल्टा O18 ये लगभग 4 डिग्री डिक्रीज करेगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अभी देखिए, अगर 1% डेल्टा O18 की वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट में इंक्रीज कर रही है तो उसका मतलब है कि उस टाइम सी लेवल 100 मीटर बिलो था। तो एलजीएम टाइम जो था उस टाइम 120 मीटर बिलो था सी लेवल, बिलो देन टुडे। तो उस टाइम पे 1.1 पार्ट पर मिल इंक्रीज कर गई थी डेल्टा O18 के वैल्यू इन CaCO3, राइट। तो हमने ये देखा कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते। अब देखिए, अगर डेल्टा O18 की वैल्यू बढ़ी है किसी टाइम पीरियड में, तो जाहिर सी बात 2 चीज़ें दिखाएंगी, आइस वॉल्यूम बताएगा और टेम्परेचर उस टाइम पे कितना था। तो हम इसी के थ्रू हम डेल्टा O18 की वैल्यू की स्टडी करके इन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी फोरामिनिफेरा में हम उस टाइम पे कौन सा पीरियड था, वार्म था कि कोल्ड था, और आइस वॉल्यूम कितना था। जाहिर सी बात, अगर कोल्ड पीरियड होगा तो सी लेवल बिलो होगा, आइस वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो हम उससे कोल्ड पीरियड, ग्लेशियर, इंटर ग्लेशियर साइकिल पता कर लेते हैं, राइट। तो सबसे जो मैक्सिमम ग्लेशियर था रिसेंट वाला एलजीएम, उस टाइम डेल्टा O18 की वैल्यू 1.1 ग्रेटर देन थी, बढ़ गई थी, और सी लेवल 120 मीटर घट गया था, राइट। तो इतना हमने बेसिक चीज़ सीख लिया। अभी हम थोड़ा सा, जैसे हम देखें ग्लेशियर इंटरग्लेशियर साइकिल, तो ये देखिए ऐसे होता है। तो ये डेल्टा O18 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा O18 जहाँ पे बढ़ गया, ये क्या होगा, ग्लेशियल पीरियड होगा। ये इंटरग्लेशियल, ये ग्लेशियर, ये फिर इंटरग्लेशियल। तो डेल्टा O18 की वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। तो अगर डेल्टा O18 की वैल्यू बढ़ गई, ग्लेशियर घट गई, इंटरग्लेशियर, तो ऐसे हम ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड पता करते हैं पेलियो क्लाइमेट स्टडी में। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप कि इतना इनफ है, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेट में चाहे जितना डीप में पूछे आप कर ले जाओगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।